अस्सलामुअलैकुम। करिश्मा ने एक अपार्टमेंट के सामने कार रोकी थी। उसे कह रही थी, इस बिल्डिंग में हमारा एक अपार्टमेंट है, तुम्हें पसंद आएगा तो हम कुछ रोज़ यहाँ रहेंगे, फिर अपने मुस्तकबिल का प्रोग्राम बनाएंगे। वो दोनों अपने अपार्टमेंट में आए। करिश्मा ने कहा, यह आरामदेह है। उसने उसे खींचकर अपने बाजू में जकड़ते हुए कहा, तुम जहाँ भी रहोगी आराम मिलता रहेगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। इंडियन डिश पसंद आएगी तो साथ ले जाऊँगा। पोरस करिश्मा के दिमाग में था। ऐसे रंगीन लम्हात में उसे वहाँ नहीं रहना चाहिए था, लेकिन उसने इखलाकी तकाज़ों को बालाए ताक रखा। वो दोनों भी कौन से इखलाकी तकाज़े पूरे कर रहे थे। ऐसे वक्त मर्द दीवाना होकर औरत की हर बात मानता है। करिश्मा ने पोरस की मर्ज़ी के मुताबिक पूछा, क्या मुझे इंडिया से बाहर ले जाओगे? ले जाऊंगा और तुम इनकार नहीं करोगी। मैं तो तुम्हारी हूँ, दुनिया के आखिरी सिरे तक जाऊंगी। मगर मालूम तो हो कहाँ ले जाओगे? मैं न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था, वही मेरा आइडियल शहर है। मैं सारी ज़िंदगी वहाँ रहूँगा, तुम भी वहाँ रहोगी। मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे भी वहाँ पैदा होते रहें। पैदा होते रहें का मतलब ये हुआ कि तुम ज़्यादा बच्चे चाहते हो। हाँ, जितने भी होते रहें, हम होने से नहीं रोकेंगे। जानती हो क्यों? बताओगे तो जानूंगी। मैं टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज बनाऊंगा। हमारा जो भी बच्चा 12 साल का होगा, मैं उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजार कर उसके दिमाग में टेलीपैथी का इल्म भर दूंगा। ये मैंने बहुत पहले से सोच रखा है। मैं न्यूयॉर्क पहुंचते ही तुमसे शादी कर लूँगा। पोरस को ये मालूमात हासिल हुई कि बेकर न्यूयॉर्क में मुश्किल रहता है और उसे पता है कि ट्रांसफार्मर मशीन किस खुफिया अड्डे में रखी हुई है। करिश्मा ने उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बेकर से कहा, मैं एक खूबसूरत महल जैसे बंगले का तस्वुर करती रही हूँ। क्या तुम्हारा बंगला ऐसा है? हाँ, तुम्हारे ख्यालों और ख्वाबों के मुताबिक है। न्यूयॉर्क एक गुंजान आबादी वाला शहर है, इतना बड़ा बंगला वहाँ कहाँ है? तुम वहाँ जाओगी तो मालूम होगा। मैनहट्टन में मुझ जैसे दौलतमंद ही रहते हैं। मैं वहाँ एक बार गई थी। मैनहट्टन में तुम्हारा बंगला कहाँ है? 7th स्ट्रीट का कॉर्नर वाला बंगला है। बंगले के 3 तरफ खूबसूरत बागीचा है। तुम वहाँ जैसी तब्दीलियाँ करना चाहोगी कर सकोगी। तुम मेरी माँ, मेरे भाई और मेरे ख़ानदान के बारे में बहुत कुछ मालूम कर चुके हो। मुझे भी तुम्हारे सगे रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के बारे में मालूम होना चाहिए। मेरा कोई सगा रिश्तेदार नहीं है और मैं दूर के रिश्तेदारों को अहमियत नहीं देता हूँ। तुम्हारे दोस्त अहबाब होंगे। ऐसे खूबसूरत लम्हात में कहाँ की बातें ले बैठी हो? सिर्फ प्यार की बातें करो। वो बोली। ऐसे ही वक्त औरत अपने मर्द से मुतासिर होती है कि उससे और करीब होने के लिए उसके माजी हाल और मुस्तकबिल की सारी बातें जान लेना चाहती है। मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि तुम कोई बिजनेसमैन हो या ख़ानदानी रईस हो। हम टेलीपैथी जानते हैं। हमें दौलत हासिल करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। हम का क्या मतलब हुआ? कुछ और लोग भी तुम्हारे साथ हैं? हाँ, मेरे 2 दोस्त हैं, वो भी मेरे बंगले में रहते हैं। जब हमारी शादी हो जाएगी तो वो दूसरे बंगलोज खरीद लेंगे। बस अब फजूल बातें ना करो, सिर्फ जज्बों को हवा देने वाली बातें करो, वरना तुम्हारे मुंह पर टेप चिपका दूंगा। इस बात पर वो दोनों हंसने लगे। पोरस उसके दिमाग से चलाया। बड़ी हद तक काम की बातें मालूम हो चुकी थी। पोरस तवक्को के मुताबिक बेकर के अलावा उसके 2 दोस्तों तक भी पहुंच सकता था। उसने फ़ौरन ही बाबा साहब के इदारे के इंचार्ज से रब्ता करके कहा, न्यूयॉर्क में हमारे जो सुराग रसा हैं उनमें से किसी को मेरे दिमाग में आने के लिए कहा जाए। ये कहकर वह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। 10 मिनट के बाद ही एक सुराग रसा ने ख्याल ख्वानी के ज़रिए कहा, सर मैं हाजिर हूँ। पोरस ने कहा, मैनहट्टन की 7th स्ट्रीट के कॉर्नर में एक बंगला है। बंगले के 3 तरफ बागीचा है। उस बंगले में 2 या 2 से ज़्यादा अफराद हो सकते हैं। मुझे उस बंगले का नंबर मालूम नहीं, तुम मालूम करो कि ऐसा बंगला वहाँ है जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा मर्द रहते हैं। मैं वहाँ जा रहा हूँ। सही मालूमात हासिल करने के लिए 20 मिनट लगेंगे। अपने साथ और 2 साथियों को ले लो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। वह चला गया। पोरस कॉटेज से बाहर आकर एक ईजी चेयर पर बैठ गया। रात का वक्त था, लेकिन समुंदर के साल पर बड़ी बड़ी हेडलाइट्स की रोशनी दूर तक फैली हुई थी। वहाँ रात को भी दिन निकल आया था। वहाँ के हुस्न को रात के वक्त भी छुपने नहीं दिया गया था। मुल्की और गैर मुल्की दौलतमंदों के लिए वो हिंदुस्तान का सबसे पुरकशिश साहिल था। एक बूढ़े ने वहाँ आकर पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? पोरस ने कहा, अभी मेरा एक ज़रूरी फ़ोन आने वाला है। क्या आप 10 मिनट तक बैठ सकती हैं? मुझसे जो कहना है कह सकती हैं। तुम ऐसी बेरुखी से कह रहे हो जैसे मैं भीख मांगने आया हूँ। अगर ज़रूरत से मजबूर ना होता तो यहाँ ना आता। प्लीज़ अपनी ज़रूरत बयान करो। मेरी दूरबीन काम नहीं कर रही। तुम अपनी दूरबीन दे सकती हो। अभी तुमने कहा है कि भीख मांगने नहीं आए हो, फिर क्यों मांग रहे हो? ये भीख तो नहीं है। भला कोई भीख में दूरबीन मांगता है? अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ मांगने वाला भिखारी कहलाता है। तुम्हें रोटी और पैसे की भूख नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारे पास है। तुम्हें जवानी की प्यास है, क्योंकि तुम्हारे पास जवानी नहीं है। तुम्हारी बूढ़ी आंखों पर ऐनक है। इसके बावजूद साहिल पर हंसती खेलती बेलिबास हसीनाएं धुंधली दिखाई देती हैं। उन्हें साफ तौर से देखने के लिए दूरबीन मांग रहे हो। वो दूरबीन के ज़रिए आंखों के करीब आएंगे, मगर तुम्हारी आगोश में तो नहीं आ जाएंगी। उस बूढ़े ने सरदा भर कर कहा, अगर उनमें से कोई आएगी तो मैं उसकी कीमत अदा करके उसे छू सकूंगा, मगर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकूंगा। पोरस ने कहा, जो अंधा दौलत लुटाता है वो कंगाल हो जाता है। जो दिन रात जवानी खर्च करता है वो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है।
हाँ, मैं जवानी में कहा करता था कि नित नई हसीनाओं के साथ रातें गुजारता हूँ, मेरी कोई रात खाली नहीं जाती। अब गुजरी हुई जवानी पूछती है कहाँ गई वो रंगीन रातें। हर रात किसी बूढ़ी चुड़ैल की तरह मुझ पर मुसल्लत रहकर गुजरती है। बुढ़ापे में भगवान याद आता है, तुम्हारे जैसे दौलतमंदों को वो भी याद नहीं आता। जवानी की बिगड़ी हुई आदतें बुढ़ापे में सताती हैं। अफसोस तुम्हें देने के लिए मेरे पास दूरबीन नहीं है। मैं जवान हूँ मगर मेरे कॉटेज में कोई जवान हसीना नहीं है। मैं अपनी जवानी बहुत सोच समझ कर कभी कभी खर्च करता हूँ। वो कुर्सी से उठ गया, फिर कुछ कहे बगैर सर झुकाकर चला गया। इस बार वो साहिल की तरफ जा रहा था। उसे दूरबीन नहीं मिली थी। वो करीब से नज़ारा करने जा रहा था। थोड़ी देर बाद न्यूयॉर्क में रहने वाले सुरागरसा ने ख्याल ख्वानी के ज़रिए कहा, सर मुझे ज़रा देर हो गई मगर मैंने तस्दीक की है, आपका बताया हुआ बंगला वही है। ये मालूम हुआ है कि वहाँ 3 अफराद रहते हैं, उनमें से एक कहीं गया है, 2 वहाँ मौजूद हैं। पोरस ने कहा, पहले अच्छी तरह मालूम करो वहाँ कितने अफराद हैं, 2 हों या 4 हों, उन्हें काबू में करना है। अगर उन्हें काबू नहीं कर सकोगे तो हम एक बड़ी कामयाबी से महरूम हो जाएंगे। इंशाल्लाह नाकामी नहीं होगी। मैं मज़ीद 2 साथियों को बुला रहा हूँ, ये याद रखो वो सब टेलीपैथी जानते हैं। उन्हें किसी भी तरह दिमागी तौर पर कमज़ोर करोगे। समझ गया सर, मैं यही करूँगा, मगर इसके लिए कुछ वक्त चाहिए। 2-4 घंटों में बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें 8 घंटे दे रहा हूँ। थैंक यू सर। मैं इतनी देर में उनके तमाम ख़ानदान को दिमागी मरीज़ बना दूंगा। वो चला गया। पोरस ने करिश्मा और बेकर की खबर ली। वह दोनों डिनर के लिए कहीं बाहर जा रहे थे। पोरस वहाँ से उठकर कॉटेज में आया। वह भी गुस्ल करने के बाद किसी अच्छी तफरीगाह में जाकर डिनर करना चाहता था। गुस्ल करते वक्त उस बूढ़े का ख्याल आया जो दूरबीन मांगने आया था। उसके ख्यालात से पता चला कि वह साहिल पर पहुंचा हुआ है। बेचारे को गुजरी हुई जवानी सता रही थी। वह मुंह फाड़कर हसीनाओं को यूं देख रहा था जैसे किसी न किसी हसीना को निगलने ही वाला हो। वहाँ और भी कई बूढ़े थे जो किसी न किसी गुल बदन के साथ रेत पर बैठे या लेटे हुए थे। वह बूढ़े पूरे लिबास में थे। उनके साथ वालियाँ आधे लिबास में भी नहीं थीं। हेडलाइट्स की रोशनी में आईने की तरह दमक रही थीं। ऐसे आइनों के दरमियान कोई बूढ़ा बेलिबास होकर अपने जिस्म का खंडर दिखाना नहीं चाहता था। उनके बरक्स जितने जवां मर्द थे वो बड़ी फ़ख्र से अपनी नुमाइश कर रहे थे, गा रहे थे, बजा रहे थे, चीख रहे थे, कहके लगा रहे थे और अपनी अपनी दिलरुबाओं के साथ समंदर की लहरों से खेल रहे थे। उस बूढ़े ने दूसरे बूढ़े के पास आकर कहा, हेलो, तुम्हारी ये साथी बहुत हसीन है, लेकिन दौलत से जवानी खरीदी जा सकती है, खुद को जवान नहीं बनाया जा सकता। उस बूढ़े ने नागवारी से पूछा, क्या तुम मुझे बूढ़ा समझ रहे हो? मैं जवान हूँ। मैं अपने बुढ़ापे के आने में दूसरे बूढ़ों को खूब समझता हूँ। हम सिर्फ नुमाइश के लिए लड़कियाँ लिए फिरते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि अभी हम जवान हैं, मगर ये लड़कियाँ जानती हैं कि हम अंदर से कितने खोखले हैं, ढोल के पोल हैं, अंदर से खाली। उस बूढ़े ने हसीना से कहा, मैं इस बूढ़े को मार डालूंगा, मुझे रोक लो। हसीना ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, तुमने मुझे एडवांस दिया है, बाकी रकम भी अदा कर दो। पता नहीं तुम्हारी कितनी सांसें रह गई हैं, लड़ने से पहले यहाँ पर हो। पोरे से दूरबीन मांगने वाला बूढ़ा हंसने लगा। वहां से दूर जाते हुए बुड़बुड़ाने लगा, जब तक सांस रहती है तब तक आस रहती है कि शायद जवानी का एक छोटा सा लम्हा ही वापस आ जाए, मगर नहीं आता। हम देखते रहते हैं और ललचाते रहते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वो रेत पर चलता हुआ सोचता जा रहा था, मैं अभी इसीलिए यहाँ आया हूँ, किसी कमसिन हसीना से सौदा करूँगा, उसे मुँह मांगी रकम दूंगा। ठीक है कि हमारे दांत नहीं हैं, हम चबा नहीं सकते, मगर लजीज खाने को दूर से देख तो सकते हैं। वो जवानों के दरमियान से गुजरता जा रहा था। एक हसीना समुंदर की बिफरी हुई लहरों से खौफजदा होकर दौड़ती आ रही थी। अचानक बूढ़े से टकराकर यूं गिरी कि बूढ़ा रेत पर नीचे और वह उसके ऊपर छा गई। जवानी का पूरा बोझ उस पर डाल दिया। बड़ी ज़ोरदार टक्कर हुई थी। बूढ़े के दीदे फैल गए थे। वो आंधी की तरह उस पर आई थी, उसे जैसे रेत में धंसा दिया था। फिर सॉरी बोलती हुई उठकर चली गई। वो उसी तरह पड़ा रहा। उसके करीब और उससे दूर जवानों की शरारतें थीं, मस्तियाँ थीं और कहकहे थे। किसी ने तवज्जो नहीं दी थी कि एक बूढ़ा गिरने के बाद क्यों नहीं उठ रहा है। शायद ये समझा जा रहा था कि दूसरे लालची बूढ़ों की तरह वो भी रेत पर पड़ा दीदे फैलाई रंगीनियाँ देख रहा है, लेकिन उसके दीदे फैलकर साकित हो गए थे। पोरस की सोच की लहरें दिमाग की बूढ़ी कब्र से निकल आईं। जवानी, अरियो जवानी, तुझसे खुदा समझे, तूने एक ही टक्कर में बुढ़ापे को कहाँ पहुँचा दिया। जमुना बिस्तर पर पड़ी हुई थी, बरसों की बीमार दिखाई दे रही थी। बीमारी कोई नहीं थी, दरअसल कमज़ोरी का दूसरा नाम बीमारी है। बीमारी तब तक रहती है जब तक कमज़ोरी रहती है, और इसी कमज़ोरी ने जमुना को बिस्तर पर पटक दिया था। उसे यूँ लग रहा था जैसे वो कमज़ोरी कभी दूर नहीं होगी। वो आखिरी सांस तक इसी बिस्तर पर पड़ी, अपने बेटे जसवंत की और भीमा की मोहताज रहेगी। पद्मनी उसके कमरे में आती थी, उसकी खिदमत करती थी और पूछती थी, मालकन मैं क्या करूं? आपकी कमज़ोरी दूर नहीं हो रही है, आपकी बीमारी का पता नहीं चल रहा है, और छोटे मालिक जसवंत डॉक्टर को बुलाने से मना करते हैं। उसने सर के इशारे से पद्मनी को अपने करीब बुलाया। वो करीब आकर उस पर झुक गई। उसने बड़ी नकाहत से कहा, मैं लेटे ही लेटे मंत्र पढ़ सकती हूँ, इतनी शक्ति हासिल कर सकती हूँ कि उठने बैठने और चलने फिरने के काबिल हो सकूँ। फिर आप मंत्र क्यों नहीं पढ़ रही हैं?
आपको अभी और इसी लम्हे से मंत्र पढ़ना चाहिए। मैं नहीं पढ़ सकती, जब भी पढ़ती हूँ वो मेरे दिमाग में आकर बुला देता है। बुला देता है? कौन बुला देता है? आपके दिमाग में कौन आता है? भीमा आता है। वही भीमा जो कल्पना के अंदर था वो मेरे बेटे के अंदर समा गया है। आपके बेटे के अंदर? यानी छोटे मालिक के अंदर? ये आप क्या कह रही हैं? हाय पद्मनी, मेरा जसवंत मर चुका है। वह शहबाज से लड़ते वक्त मर चुका था। भीमा की आत्मा कल्पना के अंदर से निकलकर उसमें समा गई थी। जसवंत मरने के बाद भी जिंदा हो गया। हम सब धोखा खाते रहे। अब उसने मुझे कमज़ोर बनाने के बाद हकीकत बताई है। वह मक्कार है, मैं कमज़ोर रहूँगी, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकूँगी। मालिकन, यकीन नहीं आ रहा कि एक बेटा अपनी माँ को नुकसान पहुँचा रहा है और उस बेटे के अंदर दुश्मन भीमा छुपा हुआ है। मुझे बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? जमुना ने सर घुमाकर देखा। दरवाजे पर जसवंत खड़ा उसे घूर रहा था। पद्मिनी उसे देखते ही सहम कर जमुना से दूर हो गई। वो कमरे के अंदर आते हुए बोला, मैं दूर रहता हूँ मगर अपनी प्यारी माँ के अंदर रहकर सब कुछ मालूम करता रहता हूँ। पद्मिनी सर झुकाए उसे देख रही थी। झिझकती हुई बोली, मालिक आप तो सर से पांव तक मालकन के बेटे दिखाई दे रहे हैं। आप मालकन का शुबा दूर कर दें। कैसे दूर करूं? आप डॉक्टर को बुलाएं, एक मोहब्बत करने वाले बेटे की तरह माँ का इलाज कराएं। ये माँ नहीं चुड़ैल है, मैं बेटा नहीं भीमा हूँ। इससे हमदर्दी करेगी, इसकी बातों में आकर मेरे खिलाफ कोई काम करेगी तो बेमौत मरेगी, क्योंकि मैं तेरे भी दिमाग में रहता हूँ। आइंदा तुझे वही करना है जो मैं कहूँगा। चल जा यहाँ से। वो सर झुकाकर फौरन ही वहाँ से चली गई। भीमा ने जमुना के करीब आकर कहा, तेरे अंदर की कोई बात छुपी नहीं रहेगी। मैं जानता हूँ तू पद्मिनी को अपने एक चेले के पास भेजने वाली है। वो चेला तेरे लिए मंत्र पढ़ता रहेगा तो तेरी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, मगर नहीं होगी। तू इसी बिस्तर पर मरेगी। तो फिर मुझे मार डाल, तूने मुझे जिंदा क्यों रखा है? तू क्या चाहता है? मैं तुझे और ज़्यादा कमज़ोर नहीं बनाऊंगा। आज रात 12 बजे यानी 3 घंटे के बाद मैं मंत्रों का जाप करूंगा। तेरे अंदर थोड़ी तवानाई पैदा करूंगा, फिर तेरे दिमाग पर कब्जा जमा कर तेरी सांस रोक दूंगा। तू मर जाएगी। मैं समझी नहीं, मुझे मारना ही है तो मेरे अंदर शक्ति क्यों पैदा करेगा? इसलिए कि तेरे बेटे के इस जिस्म से निकलकर तेरे अंदर समा जाऊं। क्या तो फिर मर्द से औरत बनेगा? हाँ, तेरे अंदर समा कर वह तमाम खतरनाक काले उलूम सीखता रहूँगा जो तूने 30-32 बरसों की तपस्या के बाद सीखे हैं। मैं वो सब कुछ दिनों में सीख कर आत्मा शक्ति के लिए तपस्या करूँगा, फिर किसी गबरू जवान के जिस्म में समा जाऊँगा। भीमा, मुझसे समझौता कर, मुझे अपनी कमज़ोरी दूर करने दे। मैं अपना तमाम काला जादू तुझे सिखा दूंगी। मैं कैसे यकीन करूं? मुझे उल्टे सीधे मंत्र पढ़ाकर नुकसान पहुंचा सकती है। मैं अपने मरे हुए बेटे की कसम खाती हूं, तुझे धोखा नहीं दूंगी। तुझसे सीखने में बरसों गुजर जाएंगे, लेकिन जब तेरा जिस्म और तेरा दिमाग मेरा होगा तो तेरे दिमाग में छुपे हुए तमाम काले जादुओं में डूबा रहूंगा। बरसों के इल्म चंद दिनों में हासिल कर लूंगा। अब यहाँ चुपचाप पड़ी रहे। 3 घंटे के बाद इस बिस्तर पर तू नहीं रहेगी, मैं हो जाऊंगा। यह कहकर वो हंसता हुआ चला गया। जमुना बेबसी से पड़ी रही। उसने काले इल्म के जरिए बड़े बड़े जादूगरों पर बर्तरी हासिल की थी। अब कमतर रहकर एक चूंटी की तरह मरना नहीं चाहती थी। ऐसे वक्त पोरस और बेकर ब्राइट उसके अंदर थे मगर खामोश थे। पोरस समझ रहा था कि बेकर अपनी होने वाली सास की खबर ले रहा होगा और शायद वो कुछ करेगा। बेकर दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। करिश्मा ने एक जगह कार रोकी थी। बेकर ने पूछा, ये होटल नहीं है, शॉपिंग सेंटर है, क्या डिनर नहीं करोगी? वो बोली, अभी चलते हैं। मैंने एक नेकलेस देखा था, मुझे बहुत पसंद है, मुझे वो नेकलेस खरीद कर दो। तुमने कहा है कि तुम टेलीपैथी जाने वाली ना सामान रखते हैं ना उनकी जेब में करेंसी होती है, फिर भी ज़रूरत की हर चीज़ बड़ी आसानी से हासिल कर लेते हैं। मैं देखना चाहती हूँ मुझे नेकलेस कैसे दिलाओगे? वो कार से उतरते हुए बोला, अच्छा मेरी टेलीपैथी का कमाल देखना चाहती हो? वो कार लॉक करते हुए बोली, दिखाओगे तो देखूंगी, कम ऑन। वो दोनों एक ज्वेलरी की दुकान की तरफ जाने लगे। बेकर ने कहा, पहले तुम दुकान में जाओ, नेकलेस देखो और कीमत पूछो, मैं बाद में आऊँगा। क्या रकम हासिल करने कहीं जा रहे हो? यही समझो, 15-20 मिनट में आ जाऊँगा। वो उसे छोड़कर तनहा चलती हुई एक दुकान में आ गई। उसने जो नेकलेस पसंद किया था वो शोकेस में रखा हुआ था। दुकानदार ने पूछा, क्या सेवा कर सकता हूँ? वो उंगली से इशारा करते हुए बोली, इस नेकलेस की क्या कीमत है? ये पूरे 1.5 लाख का है, असली हीरे हैं, प्लीज़ इसे निकाल कर दिखाओ। दुकान के मालिक ने मुलाजिम से कहा, श्रीमती को ये नेकलेस दिखाओ, मैं अभी आता हूँ। वो वहाँ से चला गया। मुलाजिम शोकेस के अंदर से वो नेकलेस निकाल कर दिखाने लगा। करिश्मा आईने के सामने उसे पहनकर देखने लगी। मुलाजिम ने कहा, बहुत खूबसूरत लग रहा है, मालूम होता है ये ख़ास तौर पर आप ही के लिए बनाया गया है। दुकान का मालिक भी वापस आकर तारीफ़ करने लगा। वो बोली, मुझे भी बहुत पसंद है मगर कीमत ज़्यादा है। बेकर ने उसके पास आकर कहा, जब माल अच्छा है तो कीमत नहीं गिराना चाहिए, आप इसकी रसीद लिख दें। उसने जेब से 1.5 लाख निकाल कर सामने रख दिए। करिश्मा हैरानी से बेकर को देखने लगी मगर खामोश रही। जब वो नेकलेस की रसीद लेकर बाहर आए तो उसने पूछा, तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी, इतनी जल्दी कहाँ से ले आए? वो दोनों कार में आकर बैठ गए। बेकर ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर था। जब दुकान के मालिक ने कीमत बताई तो मैंने इसके दिमाग में पहुंचकर कब्जा जमा लिया। इसने दुकान के दूसरे हिस्से में जाकर तिजोरी खोली, उसमें से 1.5 लाख रुपए निकाले,
फिर दुकान के पिछले दरवाजे से बाहर आकर मुझे दिए। मैंने रकम ली। वो वापस तिजोरी के पास गया। मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो सोच में पड़ गया कि तिजोरी के पास क्यों आया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो थोड़ी देर के लिए गायब दिमाग हो गया था। करिश्मा खुशी से उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, तुम तो मेरी माँ से भी बड़े जादूगर हो। वैसे तिजोरी से ज़्यादा माल निकलवाना चाहिए था। सिर्फ 1.5 लाख क्यों निकाले? मैं कुछ और जेवरात खरीद लेती। ये बताओ हार कैसा लग रहा है? इसे पहनकर तुम्हारे हुस्न को 4 चांद लग गए हैं। तुमने उसके सेब से और 2-4 लाख क्यों नहीं निकलवाई? जितनी ज़रूरत थी उतनी ली। ज़्यादा लेकर जेब में रखता तो वज़न लिए फिरता। वो कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाती हुई बोली, अजीब आदमी हो, दौलत को बोझ समझते हो। तुमने ये नहीं सोचा अभी डिनर करेंगे और तफरी भी करेंगे? हाँ, करते रहेंगे। टेलीपैथी के नादीदा हाथों से रकम हासिल होती रहेगी। समझ गई, टेलीपैथी नादीदा चेक है, किसी की भी तिजोरी में कैश हो जाता है। वो एक 5 स्टार होटल में पहुंच गए। बेकर ने कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि देसी बदेसी खाने मिलते हैं। यहाँ देश की डिश पसंद नहीं आएगी तो अपने देश की डिश खाने को मिल जाएगी। बाय द वे, तुम बहुत लजीज हो। वो मुस्कुरा कर बोली, शटअप शरीर कहीं के, क्या मैं खाने की चीज़ हूँ? खाने की नहीं, चखने की चीज़ हो। जितना चखते जाओ भूख बढ़ती जाती है। तुम बहुत बदमाश हो। एयरपोर्ट में कह रहे थे कि शर्मीले हो, झूठे कहेंगे। वो दोनों डाइनिंग हॉल में आकर एक मेज़ के अतराफ आमने सामने बैठ गए। दूसरी करीबी मेज़ पर एक रईस आज़म 2 लड़कियों के साथ बैठा हुआ, कभी ऊंची आवाज़ में बोल रहा था, कभी कहके लगा रहा था। बेकर इसके दिमाग में पहुंच गया। फिर वापस आकर बोला, मैं ज़रा टॉयलेट जा रहा हूँ, तुम अपनी पसंद के खानों का ऑर्डर दो। वो उठकर जाने लगा। दूसरी मेज़ से वो रईस भी उठकर जा रहा था। करिश्मा ने वेटर को बुलाया, फिर मेन्यू पढ़कर खानों का ऑर्डर देने लगी। वेटर ऑर्डर नोट करके चला गया। बेकर 10 मिनट के बाद ही वापस आ गया। अपनी कुर्सी पर बैठकर बोला, मेज़ के नीचे से हाथ बढ़ाकर रकम लो और अपने परस में रख लो। करिश्मा ने मेज़ पर से अपना परस उठाया, फिर दोनों हाथ मेज़ के नीचे ले गई। बेकर ने बड़े नोटों की एक पतली सी गड्डी उसके हाथ में देते हुए कहा, ये 20,000 हैं। उस कमबख्त के पास इतने ही थे। वह रकम लेकर परस में रखती हुई बोली, वो कमबख्त कौन है? वो दूसरी मेज़ वाला भी अपनी जगह वापस आने लगा। फिर उसने उनके करीब रुककर करिश्मा से कहा, खूबसूरती की कदर ना की जाए तो यह सरासर ज़्यादती होगी। ये कहना मुश्किल है कि नेकलेस ज़्यादा खूबसूरत है या तुम। वह मुस्कुराकर बोली, तारीफ़ का शुक्रिया। वो बेकर से बोला, मैंने तुम्हारी साथी के हुस्न की तारीफ़ किया, तुमने माइंड तो नहीं किया? बेकर ने फराख दिली से कहा, नॉट एट ऑल। वो अपनी साथी लड़कियों के पास जाकर बैठ गया। बेकर ने करिश्मा से कहा, मैंने इसी हुस्न की तारीफ़ करने वाले की जेब खाली की है, यह भी बेखबर है। वेटर खाने की ट्रॉली ले आया, मेज़ पर डिशें रखने लगा। वह बोली, मैंने खालिस हिंदुस्तानी खाने मंगवाए हैं, खाकर देखो, पसंद ना आए तो अपनी मर्ज़ी से मंगवा लेना। वेटर चला गया। बेकर ने कहा, इंडियन लोग मिर्चें और तेज़ मसाला खाते हैं, मुझसे मिर्चें बर्दाश्त नहीं होती। मैंने मिर्चें डालने से मना किया था, ज़रा खाओ तो सही। वो खाने लगा, फिर कहने लगा, अच्छा है, मज़ेदार है, मैं यही खाऊंगा। वो दूसरी मेज़ पर वेटर बिल लाया था। वो शख्स हैरानी से अपनी जेबें टटोल रहा था और कह रहा था, पूरे 20,000 थे, अभी मेरी जेब में थे, कहाँ गए? उसकी मेज़ पर बैठी हुई लड़की ने कहा, इतनी बड़ी रकम कहाँ जाएगी? तुम वॉशरूम गए थे क्या? वहाँ कोई जेब कुतरा था? वॉशरूम में मेरे करीब कोई नहीं आया था, किसी ने जेब नहीं काटी है। फिर भी जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ रकम गिर पड़ी हो। वो उधर जाने लगा। दूसरी लड़की ने कहा, इतनी बड़ी रकम वहाँ पड़ी नहीं होगी, जिसकी नज़र पड़ी होगी वो उठाकर ले गया होगा। वेटर वहाँ से चला गया। वो शख्स वॉशरूम से वापस आकर उन लड़कियों से बोला, तुम खाने का बिल अदा करो, मैं अपने बंगले में पहुँच तुम्हारी रकम अदा करूँगा। एक लड़की ने कहा, खाने और शराब का बिल 1670 रुपये है, मेरे पास इतनी रकम नहीं है। दूसरी लड़की ने कहा, मेरे पास भी नहीं है। मिस्टर किशोर, हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। वेटर के साथ मैनेजर आया। उसने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? किशोर ने कहा, यहाँ मेरी जेब कट गई है। मैनेजर ने कहा, प्लीज़ हमारे होटल को बदनाम ना करें, यहाँ अमीर कबीर और मुअज़्ज़ज़ लोग आते हैं। मैंने देखा आप खाने से पहले खूब पी रहे थे, आपको इतनी पीना चाहिए कि अपनी जेब का ख्याल रख सकें। किशोर ने कहा, आप ज़्यादा ना बोलें, मैं अभी घर से लाग कर रकम अदा करूँगा। करिश्मा ने अपनी जगह से उठकर परस से 1000 के 2 नोट निकाल कर कहा, मिस्टर आप परेशान ना हो, मैं बिल अदा कर रही हूँ। किशोर ने कहा, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं फ़ोन के ज़रिए भी लाखों रुपए यहाँ मंगवा सकता हूँ। वो वेटर को 2 नोट देकर बोली, इसे उधार समझ कर रख लो, फिर कभी मुझे वापस कर देना। किशोर अपना विजिटिंग कार्ड उसे देते हुए बोला, थैंक यू, ये मेरा पता है, फ़ोन नंबर भी है, आप जब चाहें चली आएँ, प्लीज़ मुझे भी अपना पता बताएं। बेकर ने कहा, यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम खुद आपसे मिलने आएंगे। वो दोनों लड़कियों के साथ चला गया। करिश्मा और बेकर अपनी मेज़ पर आ गए। वो बोली, तुम्हारे साथ बड़ी दिलचस्प ज़िंदगी गुजरेगी, तुम टेलीपैथी के कमालात दिखाते रहोगे और मैं तमाशे देखती रहूँगी। तुमने भी कमाल किया है, मैंने उसकी जेब खाली की मगर तुमने खाने का बिल अदा करके उसका जूता उसके सर पर मारा है। वो दोनों हंसते हंसते खाने लगे और खाते खाते हंसने लगे। पोरस भी दिल ही दिल में हंस रहा था। हंसी इसलिए आ रही थी कि टेलीपैथी जानने वालों ने करिश्मा का घर देख लिया था। एक के बाद एक आते जा रहे थे। पहले भीमा कल्पना के अंदर समाकर इस घर में आया।
फिर एयरपोर्ट में पोरस ने करिश्मा से दोस्ती की और उसी वक्त उसे मालूम हुआ कि इस हसीना के दिमाग में एक अजनबी टेलीपैथी जाने वाला आता है और वह अजनबी बेकर वाइट था। पोरस को जमुना और भीमा के झगड़े से दिलचस्पी थी। वह इस झगड़े का नतीजा मालूम करने के लिए जमुना के दिमाग में पहुंचा तो इंकशाफ हुआ कि एक और टेलीपैथी जाने वाला उसके कमज़ोर दिमाग में घुस आया है। जमुना ने पूछा, क्या तुम भीमा हो? तुम्हारी आवाज़ और लहजा क्यों बदल गया है? मैं भीमा नहीं हूँ, तुम्हें उस मक्कार से निजात दिलाने आया हूँ। वो दोनों हाथ जोड़कर बोली, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मुझे किसी तरह उस कुत्ते से बचाओ, मैं बाकी ज़िंदगी तुम्हारे चरणों में रहकर गुजार दूंगी। जमुना कुमारी, तुम जितनी खतरनाक जादूगरनी हो उतनी ही ज़्यादा मक्कार हो। भीमा से निजात हासिल करते ही मेरे लिए मुसीबत बन जाओगी। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मुझसे डरते हो तो मुझे हिप्नोटाइज़ करो, अपनी मामूल अपनी रखेल बना लो, मगर मुझे बचा लो। मेरे पास तन्वी में अमल करने का वक्त नहीं है। तुम्हारा बेटा जसवंत यानी भीमा अपने कमरे में जवान नौकरानी के साथ वक्त गुजार है। अभी तुमसे गाफिल है, मगर किसी वक्त भी आ सकता है। अभी मैं सिर्फ तुम्हारी कमज़ोरी दूर कर रहा हूँ। पद्मिनी मेरी आलाकार बनकर आएगी और तुम्हें खाने के लिए एक दवा देगी। मेरी दवा और अपने मंत्रों से तुम शक्ति हासिल कर लोगी। मंत्र पढ़ना शुरू करो, अभी पद्मिनी आ रही है। वह फ़ौरन ही मंत्र पढ़ने लगी। वह उसके दिमाग से चला गया। पोरस ख्याल ख्वानी जारी न रख सका। न्यूयॉर्क के सुरागरसा ने आकर कहा, सर इस बंगले में 2 टेलीपैथी जाने वाले थे। एक का नाम आंद्रे और दूसरे का नाम साइमन है। वो दोनों काबू में नहीं आ रहे थे, मजबूरन गोली चलाकर उन्हें जख्मी करना पड़ा। पोरस ने पूछा, तुम सब उसी बंगले में हो? नहीं सर, हमने उनकी मरहम पट्टी की है, उनके ख्यालात पड़ चुके हैं। वो 5 टेलीपैथी जाने वाले दोस्त हैं। एक दोस्त किसी इंडियन लड़की से शादी करने इंडिया गया है, उसका नाम बेकर ब्राइट है, और बाकी 2 टेलीपैथी जाने वाले लंदन में हैं। पोरस ने कहा, बेकर ब्राइट मेरा टारगेट है। तुम आंद्रे और साइमन के दिमाग से लंदन के टेलीपैथी जाने वालों के नाम और पते मालूम करो, फिर उन्हें हमारे लंदन के सुराग रसानों के हवाले करो, वो उन्हें ट्रैप करेंगे। ऑल राइट सर। उन 5 ने तमाम अमरीकी अकाबरीन और टेलीपैथी जानने वालों को अपना मामूल और महकूम बना रखा है। वहाँ की ट्रांसफार्मर मशीन पर उनका कब्जा है। जब तक चीन में ट्रांसफार्मर मशीन तैयार ना हो तब तक उन अकाबरीन और टेलीपैथी जानने वालों को अपने शिकंजे में रखो। हमारे असूल रहा है कि हम किसी दुश्मन को अपना महकूम बनाकर नहीं रखते, बाद में उन्हें शिकंजे से रहा कर दिया जाएगा। बेहतर है उन दुश्मनों के और ट्रांसफार्मर मशीन के सिलसिले में जनाब तबरेज़ी से हदायत हासिल करो। ऑल राइट सर, मैं जा रहा हूँ। पोरस कॉटेज से निकलकर इसे लॉक करके साली सड़क पर आया। फिर एक साइकिल रिक्शा पर बैठकर बोला, चलो मुझे यहाँ की सैर कराओ। इंसान अपने 2 पैरों से 3 पहियों वाले रिक्शे चलाते हैं और अपने जैसे इंसानों का बोझ खींचते हुए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के छोटे बड़े शहरों में गरीब मजदूर 2 वक्त की रोटियों के लिए जानवरों की तरह रिक्शा खींचते रहते हैं। पोरस ने रिक्शा चलाने वाले से कहा, तुम बूढ़े और मैं जवान हूँ, मेरा बोझ उठाए जा रहे हो, यह इंसानियत के खिलाफ है। बेहतर है रिक्शा रोको, मैं उतर जाऊँगा। बाबूजी, आप उतर जाएंगे तो मुझ जैसे गरीब पर जुल्म होगा। आपकी तरह सभी मुझ पर रहम खाते रहेंगे तो मैं बीवी बच्चों के साथ भूखा मर जाऊँगा। मैं तुम्हारे रिक्शे पर नहीं जाऊँगा, मगर तुम्हें पैसे दूंगा। रिक्शा रोको। नहीं बाबूजी, अगर मैं मजदूरी नहीं करूँगा और सभी मेरे बुढ़ापे पर तरस खाकर पैसे देते रहेंगे तो फिर मैं मजदूर नहीं रहूँगा, भिखारी कहलाऊँगा। आगे एक बहुत खूबसूरत गार्डन रेस्तोरां नज़र आ रहा था। पोरस ने कहा, वहाँ रोको, मुझे भूख लग रही है। उसने रिक्शा रोक दिया। पोरस ने उतर कर 1000 का नोट दिया। वो बोला, बाबूजी, पता नहीं कितने बरस गुजर गए, इतना बड़ा नोट कभी हाथ में नहीं आया। मेरे पास इसका छुट्टा नहीं है, आप दुकान वाले से छुट्टा लेकर मेरे को 3 रुपये दे दें। पोरस ने 1000 के और 2 नोट निकाल कर कहा, ये लो, ये तुम्हारे लिए 3000 है, मगर मेरे लिए 3 रुपये हैं। मैं 3 रुपये दे रहा हूँ। उसने उन 3 नोटों को बूढ़े की जेब में ठूंस दिया। बूढ़ा एकदम से कदमों में गिरकर उसके पांव पकड़कर उसे भगवान का अवतार कहने लगा, उसे दुआएं देने लगा। उसने उसे कदमों से उठाते हुए कहा, जाओ भगवान के सामने जाकर झुको। वो पलटकर गार्डन रेस्तोरां में आ गया। वह बहुत खूबसूरत जगह थी, बड़ा ही रोमानी माहौल था, मगर वहाँ कोई रोमानी जोड़ा शायद नहीं था। हर हुस्न खरीदा जा रहा था और ख़रीदार अपनी दौलत के बल पर आर्ज़ी इश्क फरमा रहे थे। वो एक मेज़ पर आकर बैठ गया। वहाँ किसी भी मेज़ पर कोई तन्हा नहीं था, सब जोड़े जोड़े थे। ऐसी जगह पोरस कैसे तन्हा रह सकता था? वहाँ 3 हसीनाएं आ गईं। एक ने कहा, यहाँ तन्हा मर्द अहमक दिखाई देता है। दूसरी ने कहा, मैं यहाँ की फेवरेट हूँ, इंडियन करेंसी में पर नाइट 12,000 लेती हूँ। तीसरी ने कहा, मेरी वैल्यू भी कम नहीं है। पोरस ने कहा, इस तरह तुम तीनों के 36,000 बनते हैं, लेकिन मैं ख़रीदार बनकर तुम्हारे पास नहीं आया, तुम बिकने के लिए मेरे पास आई हो, इस तरह भाव गिर जाता है। मैं 36,000 नहीं 6 रुपये दूंगा। वॉट? एक हसीना गुस्से से बोली, तुम हमारी इंसल्ट कर रहे हो। वो हूँ कहकर जाने लगी। पोरस उसके दिमाग में पहुंचा तो वो चंद कदम जाने के बाद रुक गई, पलट कर वापस आ गई। पोरस ने कहा, 6 रुपये के हिसाब से तुम में से हर एक को 2-2 रुपये मिलेंगे। मैं अपनी मेज़ पर विस्की पिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, फिर तुम तीनों को रुखसत कर दूंगा। एक ने कहा कि अपने साथ नहीं ले जाओगे, कमरे में मेरी धर्मपत्नी है, तुम तीनों को जूतियों से मारेगी। दूसरी ने कहा, कभी कभी हमें खरीदार नहीं मिलता, रात खाली जाती है, हमारा परस खाली रह जाता है।
कोई पिलाने वाला नहीं मिलता, हम प्यासी रह जाती हैं। तीसरी ने कहा, तुम हमें पिलाना चाहते हो? अभी धंधे का वक्त है, कोई कदरदान नहीं मिलेगा तुम्हें पीने के लिए, तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। दूसरी ने कहा, वो भी आएगी। फिर वो तीनों चली गईं। वेटर ने आकर पूछा, क्या पियेंगे? गोवा की बेहतरीन शराब है, इम्पोर्टेड भी है। मैं सिर्फ खाना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं साहब, आपने लड़कियों को चलता कर दिया, शराब भी नहीं पीना चाहते? सब लोग आपको तमाशा समझ कर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पंडित नहीं आते। तुम कहते हो तो 4 इम्पोर्टेड ले आओ। वेटर ने हैरानी से पूछा, 4 बाटली? कम है तो 8 बोतलें, 10 बोतलें ले आओ, इसे मजाक ना समझो। उसने बड़े नोटों की एक गड्डी निकाल कर देते हुए कहा, ये 20,000 है, काउंटर पर जमा करो और बोतलें ले आओ। और यहाँ जितने लोग हैं उनसे कह दो कि मैं इस मेज़ पर तनहा बैठकर 8 बोतलें पी रहा हूँ। जिसे यकीन ना हो वो मुझे देखे, मुझ पर शर्त लगाए। मैं हार जाऊँगा तो 20,000 दूंगा, जीत जाऊँगा तो यहाँ के सब लोग मेरी मेज़ पर 5-5 हज़ार रुपये ला कर रखेंगे। वेटर 20,000 रुपये लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद लाउड स्पीकर से कहा जाने लगा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अभी आप एक दिलचस्प तमाशा देखने वाले हैं। एक साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनका दावा है कि वो तनहा 8 भरी हुई इम्पोर्टेड विस्की की बोतलें पी लेंगे। 8 बोतलें उन साहब के पास जा रही हैं, आप अभी उन्हें देख लेंगे। औरतें और मर्द सर उठाकर दूर दूर तक उस दावा करने वाले को अपनी नज़रों से तलाश करने लगे। ऐलान करने वाला कह रहा था, आप शर्त लगाएं कि वो तनहा 8 बोतलें पी सकेगा या नहीं। जिन्हें यकीन है कि एक शख्स तनहा इतनी सारी बोतलें पी लेगा, ऐसे हजरात शर्त ना लगाएं। जिन्हें यकीन ना हो वो 5-5 हज़ार की शर्त लगाएं। उनके हारने पर रकम वापस नहीं मिलेगी, जीतने पर उनकी रकम के साथ इनाम भी मिलेगा। वेटर एक ट्रॉली में 8 बोतलें रखकर पोरस की तरफ जा रहा था। उसकी नज़रें ट्रॉली के साथ पोरस तक पहुंच रही थीं। जो दूर की मेज़ों पर बैठे हुए थे वो खड़े होकर उसे देख रहे थे। एक ने माइक के पास आकर कहा, कोई तनहा 8 बोतल शराब नहीं पी सकता। ये शराब क्या पिएगा, ये तो एक बोतल पीकर खड़ा नहीं रह सकेगा, दूसरी बोतल खाली करने से पहले ज़मीन पर लेट जाएगा। इस बात पर सब हंसने लगे। अनाउंसर ने कहा, आप हंसें और हंसते रहें, हम आपको खुश करने के लिए तमाशा दिखा रहे हैं। आएँ और शर्त के 5,000 रुपये के साथ अपने नाम लिखवाते जाएं, ताकि इनाम के साथ ये रकम आपको वापस मिल सके। लोग अनाउंसर के पास जा रहे थे और शर्त की रकम देकर अपना नाम लिखवा रहे थे। आखिर अनाउंसर ने कहा, आप सब दिल वाले हैं, आपने दिल खोलकर शर्त लगाई है। अब तक 2.5 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। 8 बोतलें पीने का दावा करने वाले ने अपना नाम देवाशंकर बताया है। अगर मिस्टर देवाशंकर बाजी जीत लेंगे तो ये 2.5 लाख रुपए उन्हें दे दिए जाएंगे। पोरस ने अपनी जगह से उठकर एक बोतल को उठाकर फिजा में बुलंद किया। गार्डन रेस्तोरां के बाहर वो बूढ़ा रिक्शा वाला खड़ा हुआ था। वो ताली बजाने लगा। सबने उस बूढ़े को नागवारी से देखा। पोरस ने बोतल हाथ में लेकर माइक के पास आकर कहा, मैं ऐलान करता हूं कि आपके 2.5 लाख रुपए जीतने के बाद ये सारी रकम उस बाहर खड़े हुए बूढ़े को दूंगा, क्योंकि उसने ताली बजाकर मेरा हौसला बढ़ाया है। ये कहकर उसने बोतल मुंह से लगाई, फिर गटागट पीने लगा। जैसा कि बयान किया जा चुका है कि बहुत अरसा पहले पोरस ने जहरीली नासरा के साथ ज़िंदगी गुजारी थी और रफ्ता रफ्ता उसके जहर का आदी हो गया था। उस पर किसी जहरीले सांप के डसने का असर नहीं होता था। जहर दुनिया का आखिरी खतरनाक नशा है। जो इस नशे को बर्दाश्त कर लेता है उसके लिए शराब पानी हो जाती है। जितनी भी पीते रहो वो सादा पानी की तरह हलक से उतरती रहती है। पोरस ने वो बोतल खाली की, इसे एक तरफ फेंका, फिर अपनी मेज़ और शराब की ट्रॉली की तरफ जाने लगा। सब लोग उसे तवज्जो से देख रहे थे। एक पूरी बोतल पीने के बाद मंदहोशी में आदमी अपना तवाज़न कायम नहीं रख सकता, अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन पोरस एक ज़रा सा लड़खड़ाए बगैर चलता हुआ ट्रॉली के पास आया, फिर दूसरी बोतल उठाकर इसे खोलकर पीने लगा। तमाम औरतें और मर्द एक दूसरे से कह रहे थे कि दूसरी बोतल उसे लुढ़का देगी। उसने दूसरी बोतल खाली की, इसे एक तरफ फेंका, फिर तीसरी बोतल उठाते हुए सोचा, बड़ी खामोशी है, कुछ दिलचस्पी पैदा करना चाहिए। वो तीसरी बोतल को मुंह से लगाकर ज़रा सा लड़खड़ाया। कितनी औरतों और मर्दों ने खुश होकर कहा, वो गया, बस ये आखिरी बोतल है और इसके चंद घोंट भी नहीं पी सकेगा। किसी ने बुलंद आवाज़ में कहा, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करो, इसे अस्पताल वाले यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। पोरस ने आधी बोतल पी, फिर ऊंची आवाज़ में कहा, एम्बुलेंस को कॉल करने से पहले मेरे पास आओ, मुझे धक्का देकर ज़मीन पर गिराओ, मैं शराब पी रहा हूँ, तुम साबित करो कि तुमने माँ का दूध पिया है। वह फिर बोतल को मुँह से लगाकर पीने लगा। जब उसने चौथी बोतल उठाई तो ऐसे वक्त एक कद्दावर बॉडी बिल्डर उसके सामने आ गया। फिर लोगों को देखते हुए बोला, मैंने माँ का दूध पिया है, मैं इसे एक उंगली से धक्का देकर गिराऊंगा। पोरस उसकी खोपड़ी के अंदर पहुंच गया। उसने धक्का देने के लिए एक उंगली बढ़ाई। पोरस ने उसकी उंगली को पकड़ते एक झटके से खींचा। वह झटका खाकर आगे की तरफ झुकता हुआ, लड़खड़ाता हुआ ऐसा दूर जाने लगा जैसे पोरस की कुव्वत से खींचने के बाद बेख्तियार आगे बढ़ता जा रहा हो। वो तकरीबन 20-25 कदम आगे जाकर एक फवारे के पानी में गिर गया। पोरस ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो पानी में डूबकर उभरा, इधर उधर देखने लगा। फिर उसे चौथी बोतल पीने वाला नजर आया। वो घुराकर चीखता हुआ पानी से निकला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लोगों को खुश होकर तालियां बजाना चाहिए था। चौथी बोतल पीने वाले ने एक ही उंगली खींचकर उसे फवारे के होश में पहुंचा दिया था। ये तमाशा देखने वाले हैरानी से खामोश थे। एक औरत कह रही थी, शराबी की शामत आ गई है, अब ये बॉडी बिल्डर इसे आज़ाद नहीं छोड़ेगा। बॉडी बिल्डर ने गुस्से से दौड़ते हुए आकर पोरस पर हमला करना चाहा। पोरस ने हाथ उठाकर कहा, स्टॉप बदतमीज़, देखता नहीं सोमरस पी रहा हूँ, वेट अ मिनट।
उसने गटागट पीकर खाली बोतल को बॉडी बिल्डर की तरफ उछाला। उसने बेख्तियारी से कैच करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाए। पोरस ने एक घुंसा उसके पेट में और दूसरा उसके मुंह पर जड़ दिया। फिर उसे संभलने का मौका नहीं मिला। मुतवातिर पंच मारता हुआ, किक मारता हुआ उससे फिर होश के पानी में गिरा दिया। वापिस आकर 5वीं बोतल खोलकर पीने लगा। रेस्तोरां के बाहर खड़ा हुआ बूढ़ा जोर जोर से तालियां बजाने लगा। इस बार कुछ और लोग भी तालियां बजाने लगे। कहने लगे, ये 5वीं बोतल पी रहा है, फिर भी पैरों पर खड़ा हुआ है। इसे तो अस्पताल में होना चाहिए था, मगर ये बॉडी बिल्डर को अस्पताल पहुंचाएगा। उसने 5वीं के बाद छठी, फिर छठी के बाद 7वीं बोतल उठाई। एक कुर्सी के दोनों हाथों पर चढ़कर खड़ा हो गया। 6 पैग पीकर लोग जमीन पर लड़खड़ाते हैं। वो 6 बोतलें हलक से उतारने के बाद कुर्सी के हाथों पर खड़ा होकर बाजीगरी दिखा रहा था। साबित कर रहा था कि वो एक ज़रा नहीं लड़खड़ा रहा। और ये तो अब सभी तस्लीम कर रहे थे कि शराब उसका कुछ नहीं बिगाड़ी, बल्कि वो पानी की तरह पीकर शराब की सदियों की शोहरत को खाक में मिला रहा था। वो 7वीं बोतल भी खाली हो गई। वो कुर्सी के हाथों पर से छलांग लगाकर ट्रॉली के पास आया। फिर उसने आखिरी बोतल उठाई तो सभी तालियां बजाने लगे। औरतें और मर्द उसकी तारीफ में कुछ ना कुछ बोलने लगे। वो पी रहा था और उसके चारों तरफ आवाज़ें गूंज रही थीं। उसके चैलेंज को मजाक समझने वाले उसे यूं हैरत से देख रहे थे जैसे दुनिया के 8वें अजूबे को देख रहे हों। उसने आखिरी बोतल खाली करके फिजा में उछाल दी। लोग इस बोतल को कैच करने के लिए दौड़ पड़े। कितने ही कैमरों की फ्लैश लाइट्स ऑन और ऑफ होने लगी। तजस्सुस में मुब्तला लोग उससे तरह तरह के सवालात करने लगे। अनाउंसर ने ऐलान किया, जैसा कि फैसला हो चुका है, मिस्टर देवाशंकर को इनाम के 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्लीज़ मिस्टर देवाशंकर, आप यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। पोरस रेस्तोरां के बाहर गया, फिर बूढ़े रिक्शा वाले का हाथ पकड़ कर ले आया। अनाउंसर ने उसे नोटों से भरा हुआ बैग दिया। सब लोग तालियां बजाने लगे। पोरस ने माइक के पास आकर कहा, मैं पहले ही फैसला कर चुका था। इस फैसले के मुताबिक नोटों से भरा हुआ ये बैग इस बूढ़े बाबा को दे रहा हूँ। उसने बूढ़े के हाथों में बैग दिया। किसी ने ताली नहीं बजाई। थोड़ी देर के लिए सभी हैरानी से सकते में रह गए थे। जब उन्हें यकीन हुआ कि वाकई वो एक गरीब बूढ़े को तमाम रकम दे चुका है, तो सभी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे। बूढ़ा खुशी से रोने लगा। मेरे बाप दादा ने कभी इतनी दौलत नहीं देखी। मैं इसे घर कैसे ले जाऊंगा? रास्ते में डाकू लूट लेंगे। घर में रखूंगा तो चोरों और कातिलों के डर से मेरा पूरा खानदान जागता रहेगा। पोरस ने कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हारी और इस दौलत की हिफाजत का इंतजाम कर दूंगा। मुझे भूख लग रही है, पहले मैं पेट से तमाम शराब निकाल कर आता हूँ, फिर कुछ खाने के बाद तुम्हारे साथ चलूंगा। रेस्तोरां के मालिक ने पोरस को 20,000 रुपये देते हुए कहा, आपने शराब के लिए एडवांस रकम जमा की थी। जब मेरी शराब को आपने पानी कर दिया तो मैं पानी के पैसे नहीं लूँगा। आपका इस बूढ़े का खाना हमारी तरफ से है, खूब जी भर के खाएं। पोरस वॉशरूम में चला गया। 8 बोतल पानी पीना भी तकरीबन नामुमकिन होता है। अब उसने पिया था तो निकालना भी था। वो तीनों हसीनाएं जो पहले पोरस के पास आई थीं, वो बूढ़े के पास आकर पूछने लगी, ये तुम्हारा कौन है? बूढ़े ने कहा, ये मेरा कोई नहीं है, मगर मेरे लिए भगवान का अवतार है। दूसरी ने कहा, भगवान के अवतार ऐसी जगह नहीं आते, ये तो पागल है, इसने जवानी को छोड़कर बुढ़ापे को लाखों रुपए दिए हैं। तीसरी ने कहा, ताजुब है, 8 बोतलें पानी की तरह बहा दी। हमें पिलाता तो नशा होता, आज तो हमें प्यासा ही रहना होगा। एक ने बूढ़े से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई जवान लड़की है? उसने किसी लालच से तुम्हें इतने रुपए दिए हैं? मेरा एक जवान बेटा है, वो भी मजदूरी करता है। अगर बेटी होती तो मैं उसे इस मेहरबान के कदमों में लाकर डाल देता। पोरस ने वॉशरूम से वापस आकर खाने का ऑर्डर दिया। उस बूढ़े के साथ एक मेज़ पर बैठ गया। बूढ़े ने कहा, मैंने कभी इतनी ऊंची जगह बैठकर रोटी नहीं खाई है। बाबूजी, मुझे ज़मीन पर रहने दें। पोरस ने कहा, तुम किसी इंसान से छोटे नहीं हो। जो रकम तुम्हें मिली है उससे कोई छोटा सा कारोबार करो। तरक्की करते करते इन दौलतमंदों के बराबर हो जाओगे। वह 3 हसीनाएं उस मेज़ के अतराफ आकर बैठ गईं। एक ने पोरस से कहा, मिस्टर देवा, हमारी प्यास बुझाओ, आज हमें एक पैक भी नसीब नहीं हुआ है। पोरस ने उनके लिए 3 बोतलों का ऑर्डर दिया है। वो बोली, 3 बोतलें, ये तो बहुत हैं, हम में से कोई इतनी नहीं पी सकेगी। जितनी पी सकती हो पियो, बाकी घर ले जाओ। एक ने कहा, तुम राजा हरीशचंद्र हो, अपना घर लुटा देते हो, हमें भी कुछ कैश दे दो। मैं धंधा करने वालियों को कैश नहीं दूंगा। 1 बोतल पियो, बाकी 2 बोतलें बेचकर रकम हासिल कर लो, और यहाँ नहीं, दूसरी मेज़ पर जाकर पियो। वह तीनों वहाँ से चली गईं। पोरस ने खाने के बाद उस बूढ़े को घर तक पहुंचाया, फिर वापस कॉटेज में आ गया। उसे अंदर से बंद करके एक इजी चेयर पर बैठकर ख्याल ख्वानी करने लगा। जब पिछली बार करिश्मा के पास गया था तब वो बेकर के साथ होटल के डाइनिंग हॉल में थी। अब वो कार ड्राइव करती हुई जूहू अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। बेकर उसे कह रहा था, मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे ऐसी मुसरतें दी हैं जो पहले कभी मुझे नहीं मिली थी। मेरे साथ न्यूयॉर्क चलोगी? हाँ चलूँगी। तुम्हारे लिए अपनी माँ और भाई को और सारी दुनिया को छोड़ दूँगी। मैं आज शाम को आया था, अब आधी रात गुजर चुकी है। इन 8-10 घंटों में तुमने मुझ में क्या पाया है कि मेरी दीवानी हो गई हो? तुम्हें वो सब खूबियाँ हैं जो एक औरत चाहती है, बल्कि एक औरत की सोच से भी ज़्यादा तुम पुरकशिश हो, खूबरू हो, स्मार्ट हो। सबसे अनोखी खूबी तुम्हारी टेलीपैथी है। तुमने पहले ही दिन टेलीपैथी के ऐसे दिलचस्प तमाशे दिखाए हैं कि अब मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक तुम्हारे साथ रहकर यही तमाशे देखती रहूँगी। वो हंसने लगा, फिर बोला, मुझे थोड़ी देर खामोश रहने दो, मैं ख्याल ख्वानी कर रहा हूँ।
पोरस नहीं चाहता था कि बेकर ख्यालख्वानी के जरिए अपने साथियों की खैरियत मालूम करे। अगर मालूम करेगा तो पता चल जाएगा कि आंद्रे, साइमन और बाकी 2 साथियों को ट्रैप कर लिया गया है। ये मालूम होते ही बेकर मोहतात हो जाएगा। वह समझ सकता था कि करिश्मा के दिमाग में कोई मुखालिफ है। उसी ने करिश्मा के जरिए उसके साथियों के नाम और पते मालूम किए हैं और उन्हें ट्रैप करने के बाद अब बेकर को भी ट्रैप करने वाला है। बेकर मोहतात होकर अचानक करिश्मा से दूर हो जाएगा। करिश्मा ने पोरस की मर्जी के मुताबिक कहा, अभी ख्यालख्वानी ना करो। हम कितनी मोहब्बत और मज़े की बातें कर रहे हैं, तुम ख्यालख्वानी करोगे तो मैं बोर होती रहूँगी। मैं ज़्यादा देर ख्यालख्वानी नहीं करूँगा, बस अपने दोस्तों से 2 बातें करूँगा, फिर तुमसे बोलने लगूँगा। प्लीज़ थोड़ी देर खामोश रहो। नहीं रहूँगी। क्या यही तुम्हारी मोहब्बत है? मुझसे प्यारी प्यारी बातें करते करते दोस्तों को याद कर रहे हो? इसका मतलब है तुम बातें मुझसे करते हो मगर ध्यान दूसरी तरफ रहता है। ये तो कोई मोहब्बत नहीं हुई। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलूँगी। वह नाराज़ होकर विंड स्क्रीन के पार देखती हुई ड्राइव करने लगी। वो उसके करीब होकर बोला, कम ऑन, मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करूँगा। तुम कहती हो तो ख्यालख्वानी नहीं करूँगा, तुमसे ही बातें करता रहूँगा। हमारे दरमियान कोई बात नहीं आएगी। मूड ठीक करो। करिश्मा ने मुस्कुराते हुए अपार्टमेंट के सामने कार रोक दी। बेकर के 4 दोस्तों को ट्रैप कर लिया गया था। पोरस ने सोचा बेकर को भी ट्रैप करना चाहिए, वरना यह किसी भी वक्त हाथ से निकल जाएगा। वह यही सोचकर अभी करिश्मा के पास आया था। वह दोनों कार से उतरकर अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर आए। करिश्मा ने चाबी निकालकर मुकफ्फल दरवाजे को खोला, फिर उसके अंदर आकर पलटकर इसे बंद करना चाहा तो खुले हुए दरवाजे पर किशोर खड़ा नजर आया। वो किशोर जिसे बेकर ने होटल में ट्रैप किया था। उसके 20,000 लेकर उसकी जेबें खाली कर दी थी। करिश्मा ने उसके खाने का बिल अदा किया था और अब हाथ में रिवॉल्वर लिए उनके सामने खड़ा था। करिश्मा ने सहम कर पूछा, मिस्टर किशोर, आप और यहाँ? किशोर ने कहा, अंदर आने दो, पीछे हटो। वो दोनों पीछे हटने लगे। बेकर ने किशोर के दिमाग में छलांग लगाई। वहाँ से किसी का कहका सुनाई दिया। किशोर ने कहा, बेकर, मेरे दिमाग में एक टेलीपैथी जाने वाले ने कब्जा जमा रखा है। जब तुमने मेरे 20,000 चुराए तब वो तुम्हारी ये चालबाजी देख रहा था। उसी ने मेरे हाथ में ये रिवॉल्वर पकड़ा है। तुम दोबारा मेरे दिमाग में आओगे तो मैं तुम्हें गोली मारकर जख्मी करूंगा। फिर मेरे अंदर वाला तुम्हारे अंदर पहुंच जाएगा और तुम्हारी पूरी हिस्ट्री मालूम कर लेगा। बेकर सोच भी नहीं सकता था कि अचानक वो किसी दुश्मन के निशाने पर आ जाएगा। फिर वह दुश्मन उसके दिमाग में पहुंचकर उसके दूसरे साथियों के नाम और पते मालूम कर लेगा। वह इस हकीकत से बेखबर था कि उसके साथियों को ट्रैप किया जा चुका है। उधर पोरस सोच में पड़ गया कि वो एक टेलीपैथी जानने वाला कहाँ से आ गया और बेकर तक कैसे पहुंच गया। बेकर ने करिश्मा के साथ पीछे हटते हुए कहा, देखो, गोली ना चलाना। मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं आऊँगा, कहीं भागने की कोशिश भी नहीं करूँगा। मुझे इतना बता दो कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं इस मुल्क में करिश्मा से मिलने आया हूँ? देखो, गोली ना चलाना, हमारे दरमियान समझौता हो सकता है। किशोर ने कहा, बेकर, यह तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम्हें करिश्मा से इश्क हो गया। यह लड़की जादूगरों के खानदान से है। इसकी माँ जमुना बड़ी छन्नाल औरत है। उसने कभी शादी नहीं की। जादू मंत्र सीखने के लिए बड़े बड़े जादूगरों की रखेल बनती रही। उसका बेटा जसवंत नहीं जानता था कि उसका बाप कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि करिश्मा किसकी बेटी है। करिश्मा ने पूछा, मैं किसकी बेटी हूँ? मेरा बाप कौन है? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारी माँ 2 बरस तक मेरी दाश्ता बनकर रही। इन 2 बरसों में तुम पैदा हुई थी। फिर वह मुझसे एक खतरनाक काला अमल सीखने के बाद मुझे धोखा देकर कहीं रूपोश हो गई थी। बेकर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि करिश्मा तुम्हारी बेटी है। इस रिश्ते से मैं तुम्हारा दामाद हूँ। हम दामाद और ससुर मिलकर टेलीपैथी की बहुत बड़ी कुव्वत बन जाएंगे। मैं इसीलिए आया हूँ, तुम्हें जख्मी करूँगा, अपना मामूल बनाऊंगा, तो तुम मेरे भी गुलाम रहोगे और मेरी बेटी से भी वफादारी करते रहोगे। बेकर ने करिश्मा को फौरन ही खींचकर अपने सामने ढाल बना लिया। फिर कहा, गोली चलाओगे तो पहले तुम्हारी बेटी को लगेगी। तुमने बाप बेटी का रिश्ता बताया मगर अपना नाम नहीं बताया। टेलीपैथी की दुनिया में तुम्हारा नाम तो होगा। वह बोल रहा था और करिश्मा को ढाल बनाकर किशोर के करीब हो रहा था। करिश्मा ने पोरस की मर्जी के मुताबिक कहा, हाँ डैडी, मुझे आपका नाम मालूम होना चाहिए, मैं आपकी बेटी हूँ। किशोर ने कहा, क्या तुम्हारी माँ ने कभी गुरुदेव नारंग का जिक्र नहीं किया? मेरा नाम नारंग है। मैं तेरी माँ से ज़्यादा खतरनाक जादूगर हूँ। बेकर ने कहा, गुरुदेव नारंग, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। अब मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम्हारे लिए अपने दिमाग का दरवाज़ा खोल रहा हूँ, मेरे अंदर चले आओ। बेकर ने बड़ी मक्कारी दिखाई। जैसे उसने नारंग की सोच की लहरों को महसूस किया, वैसे ही सांस रोककर करिश्मा को किशोर की तरफ धक्का दिया। किशोर के दिमाग को कंट्रोल करने वाला नारंग उस वक्त मौजूद नहीं था। जब तक नारंग को उसकी मक्कारी का पता चलता, तब तक करिश्मा से टकराते ही किशोर के हाथ से गोली चल गई। करिश्मा ने एक चीख मारी। बेकर ने किशोर के मुंह पर एक गूंसा मारा, फिर एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसके दिमाग में पहुंचकर जलजला पैदा किया। वह भी चीख मारकर फर्श पर करिश्मा के करीब गिरकर तड़पने लगा। नारंग वापस किशोर के दिमाग में आया। उस वक्त तक बेकर ने दूसरा जलजला पैदा करते उसके करीब पड़े हुए रिवॉल्वर को उठा लिया। फिर हकारत से कहा, नारंग, मैंने तुम्हारी नाकामियों की दास्तानें भी सुनी है। लो, मैंने फिर तुम्हें नाकाम बनाया है। तुम इसे आलाकार बनाकर मेरा ताकुब नहीं कर सकोगे। उसने फर्श पर तड़पने वाले किशोर को यके बाद दीगरे 4 गोलियां मारी। वो एकदम से हमेशा के लिए ठंडा पड़ गया। करिश्मा के सीने पर गोलियां लगी थीं। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। बेकर ने कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें अस्पताल ले जाऊं। तुम्हारा बाप मुझ तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकता है। तुम्हें गोली लगी है मगर जान नहीं निकल रही है। मैं तुम्हें इस तकलीफ से निजात दे रहा हूँ। उसने करिश्मा के सीने पर गोली मारी।
वो दूसरी सांस भी न ले सकी, एकदम से साकित हो गई। पोरस और नारंग के दोनों आलाकार मर चुके थे। वो दोनों मालूम न कर सके कि बेकर अब क्या कर रहा है। बेकर सबसे पहले अपनी सलामती की फिक्र कर रहा था। वो इस अपार्टमेंट से ज़रूरी सामान लेकर निकला। बाहर करिश्मा की कार खड़ी हुई थी। वो इसमें बैठकर इसे ड्राइव करते हुए सोचने लगा उसे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ छुपना चाहिए। थोड़ी देर पहले उसे करिश्मा से इतनी मोहब्बतें मिल रही थी कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत देश लग रहा था। देखते ही देखते यही देश दुश्मनों की आमाजगा बन गया था। अभी एक दुश्मन सामने आया था, मगर वह टेलीपैथी के जरिए 1000 रास्तों से उसे घेर सकता था। वह जिस रास्ते पर जाने वाला था उस रास्ते पर दुश्मन पहुंचने वाला था। इन हालात में रूपोश रहने के लिए सबसे पहले अपना चेहरा और सर से पांव तक हुलिया बदलना पड़ता है। उसने भी यही किया। मेकअप का ज़रूरी सामान खरीदने के बाद उसने एक होटल में कमरा लिया। वो वहाँ भेस बदलने के बाद टेलीपैथी के जरिए अपना पासपोर्ट और दीगर शनाख्ती कागजात तब्दील करा सकता था। फिर नारंग तो क्या, पोरस भी उसे तलाश नहीं कर सकता था। पोरस ने न्यूयॉर्क के सुरागरसां से कहा, तुमने आंद्रे और साइमन और उसके दोनों साथियों को ट्रैप किया है, मगर उनका एक अहम साथी बेकर ब्राइट मेरे हाथों से निकल गया है। वो ख्याल खोनी के जरिए अपने साथियों तक पहुंचने की कोशिश करेगा। सर, आप इत्मीनान रखें, वो किसी के दिमाग में पहुंच नहीं पाएगा। हमने उसके तमाम साथियों के दिमागों को लॉक कर दिया है। बेकर, आंद्रे और साइमन वगैरह ने अमरीकी काबरीन और उनके टेलीपैथी जानने वालों को मामूल बना रखा था। बेकर उन ख्याल खोनी करने वालों के दिमागों को लॉक करेगा तो तुम उनकी ट्रांसफार्मर मशीन तक नहीं पहुंच पाओगे। सर, हमारे साथी उन ख्याल खोनी करने वालों तक पहुंचे हुए हैं। वो बेकर को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। पोरस मुतमईन होकर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। रात बहुत हो चुकी थी। अब उसे सोना चाहिए था, लेकिन भीमा और जमुना के बारे में मालूम करना था। भीमा उसे आधी रात के बाद हिप्नोटाइज करने वाला था और अब आधी रात गुजर चुकी थी। उसने जमुना के अंदर झांकना शुरू किया। उसकी जिस्मानी कमजोरी इस हद तक दूर हो चुकी थी कि वो बिस्तर से उठ गई थी, चलने फिरने लगी थी, लेकिन दिमागी तवानाई बहाल नहीं हुई थी। इसलिए पोरस की सोच की लहरों को महसूस नहीं कर रही थी। उसके ख्यालात बता रहे थे कि नारंग उसके दिमाग में आने लगे। उसी ने टेलीपैथी के जरिए उसकी जिस्मानी कमजोरी किसी हद तक दूर की है। उसकी तवानाई बहाल करने के लिए पद्मिनी के जरिए कोई दवा भी खिलाई है। बहुत अरसे से नारंग और भीमा के दरमियान ठिनी हुई थी। नारंग कभी भीमा का गुरु था। उसने गुरु के एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। उसे मार डालने की हद तक दुश्मनी की थी। नारंग ने भी एक आलाकार के जरिए उस पर गोली चलाकर उसे अपने पैदाइशी जिस्म छोड़ने पर मजबूर किया था और वो कल्पना के जिस्म में समा गया था। नारंग उसे तलाश कर रहा था। फिर पता चला कि वो जमुना के घर में छुपा हुआ है। एक के बाद दूसरा जिस्म भी छोड़कर जसवंत के अंदर समा गया है। अब वह मुकम्मल आत्मशक्ति हासिल करने के लिए जमुना को हलाक करना चाहता है। जसवंत का जिस्म छोड़कर जमुना के अंदर समाकर पहले मुकम्मल आत्मशक्ति के लिए 40 दिनों तक तपस्या करना चाहता है। इसके बाद जमुना के अंदर रहकर उसका तमाम काला इल्म सीखना चाहता है। वो अपने मंसूबे के मुताबिक काले इल्म सीखने के बाद किसी गबरू जवान मर्द के जिस्म में समाने वाला था। जमुना की इस कोठी में एक नौजवान नौकरानी आई थी। जसवंत उसे अपने बेडरूम में ले आया था। उसने सोचा था आधी रात रंगीन गुजारी जाए, इसके बाद बूढ़ी जमुना के साथ रात संगीन होगी, क्योंकि उसे हलाक करने के बाद उसके जिस्म में समाकर बूढ़ी जमुना बनकर नई जिंदगी की इब्तदा करनी थी। लेकिन वो आधी रात के बाद भी बेडरूम से नहीं निकला। नौकरानी की अदाएं कुछ ऐसी थी कि वो रानी बन गई थी। उसके हवास पर हुक्मरानी कर रही थी। उसका दिल माइल होकर कहता था, साकिया और पिला मेरी जान, होश उड़ा होश उड़ा। होश उस वक्त उड़े जब एक जोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुला। उसने गुस्से से पलट कर देखा। खुले हुए दरवाजे पर जमुना रिवॉल्वर लिए खड़ी थी। वो ईरानी से बोला, तुम तो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मौत कभी कमज़ोर नहीं होती, जिंदा रहने वाले उसे कमज़ोर समझते हैं। तुम चंद सांसों के लिए जिंदा और देख रहे हो कि मौत आखिरी वक्त कैसे शहजोर बनकर आती है। फिर उसके ज़रिए नारंग की आवाज़ और लहजा सुनाई दिया, तुम जमुना के दिमाग में आने की कोशिश कर रहे हो। जब तक मेरा कब्जा है तुम यहाँ नहीं आ सकोगे। भीमा ने परेशान होकर पूछा, मैं तुम्हारा लहजा पहचान रहा हूँ। ज़रूर पहचानना चाहिए। हम जब तक अपनी अपनी आत्मा शक्ति से इस दुनिया में रहेंगे हमारी दुश्मनी का सिलसिला जारी रहेगा। तुमने गुरु से टक्कर लिया। तुम्हारी हर नई जिंदगी तुम्हारे लिए मुसीबत बनती रहेगी। तुम जिसके भी जिस्म में जाओगे मैं वहाँ तुम्हें सुकून से रहने नहीं दूंगा। इस तरह जिस्म बदलते बदलते तुम्हारी आत्मा शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। भीमा ने कहा, यह जमुना के बेटे का जिस्म है, मुझे इसी में रहने दो। इसी मारोगे तो मैं किसी दूसरे जिस्म में जाकर रूपोश हो जाऊंगा। तुम मुझे तलाश करते रह जाओगे। मैंने अब तक तुम्हारी दुश्मनी को अहमियत नहीं दी थी, अब मैं भी तुम्हें किसी एक जिस्म में नहीं रहने दूंगा। बेहतर है समझौता करो, न दुश्मनी करो न दोस्ती करो। मैं तुम्हें हलाक नहीं करूंगा। तब भी तुम जसवंत के जिस्म में नहीं रहोगे। जमुना को हलाक करके उसके जिस्म में समाकर उसके तमाम काले उलूम हासिल करोगे। तुम भी जमुना के तमाम उलूम हासिल करना चाहते हो। मैं तुम्हें उसके जिस्म में नहीं जाने दूंगा। हाँ, कभी जमुना मुझसे काला जादू सीखने आई थी। आज ये मुझसे ज़्यादा उलूम जानती है। जिंदा रही तो मेरे लिए चैलेंज बन जाएगी। मैं इसे मार डालूंगा, फिर इसके अंदर रहा करूंगा और मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा। तुम फिर भी जाओ, मरो और एक नया जिस्म तलाश करो और हिसाब करो कि तुम्हारी आत्मा शक्ति किस हद तक कमज़ोर हो चुकी है। मेरे हिसाब से तुम ये तीसरा जिस्म छोड़ रहे हो। ये कहते ही जमुना ने गोली चला दी। पहले उसने फायरिंग से बचने की कोशिश की। जब दूसरी फायरिंग से गोली लगी तो वो दूसरी गोली खाने के लिए भी तनकर खड़ा हो गया।
क्योंकि अब बचने का फ़ायदा नहीं था। एक गोली से जिस्म में सुराख हो चुका था, जिस्म बेकार हो चुका था। दूसरी गोली लगने से पहले उसने लपक कर जमुना का हाथ पकड़ लिया। वो गोली दूसरी तरफ से निकल गई। उसने रिवॉल्वर छीनकर कहा, नारंग, जमुना अपने तमाम काले जादू के साथ ख़त्म हो रही है। इसके जिस्म में ना जाऊँगा, ना तुम्हें जाने दूंगा। उसने जमुना का निशाना लेकर यके बाद दीगरे 3 फायर किए। 3 गोलियां उसके जिस्म में पेवस्त हो गईं। वो जिस्म इस काबिल न रहा कि दोनों फरीक में से कोई भी इसमें समा सकता। पहली गोली में वो मर चुकी थी। फायरिंग के बाद जसवंत का जिस्म भी बेजान होकर अपनी माँ के पास गिर पड़ा। मरने के बाद भीमा नहीं रहा, उसके पहलू में बेटा रह गया था। पारस ने आंखें खोली, फिर उठकर बैठ गया। सानी ने उस पर तनवीमी अमल किया था, एल्पा के अमल का तोड़ किया था। उसके दिमाग को लॉक करना ज़रूरी था। मुझ पर और मेरी फैमिली के तमाम अफराद पर रूहानी अमल किया गया था। इसके नतीजे में दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले हमारे दिमागों में आते थे, मगर हमारे अहम खुफिया ख्यालात नहीं पढ़ सकते थे। हम जिस बहरूप में होते उसी बहरूप के मुताबिक दुश्मन हमारे ख्यालात पढ़ते थे। उन्हें हमारी असलियत का पता नहीं चलता था और ना ही टेलीपैथी का जल्जला पैदा करने से हमारे दिमाग मुतासिर होते। एल्पा ने ख्याल ख्वानी के जरिए पारस के दिमाग में जल्जला पैदा किया था और इसलिए कामयाब हो गई थी कि जैकब रॉबिन के ज़बरदस्त ख़तरनाक जादू से उसका दिमाग मुतासिर हो गया था। बेशक जादू असर करता है, लेकिन ईमान वालों पर इसका असर पायदार नहीं होता। ऐसे कुदरती हालात पैदा होते हैं कि असर ज़ायल हो जाता है, जैसा कि पारस के साथ भी हुआ। उस पर जादू करने वाला जैकब रॉबिन खुद अपने ही अमल के नतीजे में हलाक हो गया। उसके हलाक होते ही पारस को उसके जादू से निजात मिल गई थी, लेकिन उस वक्त तक एल्पा उसे ट्रैप कर चुकी थी। अब वो एल्पा के तनवीमी अमल से भी निजात हासिल कर चुका था। दिमागी तवानाई पहले ही बहाल हो चुकी थी। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर सानी के पास पहुंचकर कहा, मैं सो रहा था, तुम क्या कर रही थी? मैं एल्पा के बारे में मालूम करने की कोशिशें कर रही थी। कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो तुम पर तनवीमी अमल करने, तुम्हें अपना मामूल बनाने के बाद कहाँ गुम हो गई है। वह ज़रूर किसी ऐसी मुश्किल में फंस गई है जिसे निकल नहीं पा रही है, इसीलिए मेरे पास नहीं आ रही है। मुझे तुमसे हमदर्दी है। एक बेचारी तुम्हारे पास नहीं आ रही है, वरना आने को सब तो सभी आ जाती हैं। मुझे थाने ना दो, मुझे उस बेचारी से हमदर्दी है। बेचारी ने मुझे गुलाम बनाए रखने के लिए बड़े पापड़ बेले थे। उसका सुराग लगाने का एक रास्ता है, मुझे वो रास्ता बताओ। अगर वह किसी हादसे का शिकार हुई होगी तो उसका दिमाग कमज़ोर हो चुका होगा। अगर किसी दुश्मन ने उसे ट्रैप किया होगा तो उसने भी उसके दिमाग को कमज़ोर बनाया होगा। मैं समझ गई, हमें उसकी खोपड़ी में पहुंचना चाहिए। ये बात तुम्हें खुद सोचना चाहिए था। ये सब जानते हैं कि दुनिया का कोई टेलीपैथी जानने वाला एल्पा के दिमाग में नहीं पहुंच सकता। 12 उसके अंदर पहुंचने की नाकाम कोशिश की जा चुकी है। फिर मैं नाकाम कोशिश क्यों करूं? तुम जाओ और नाकाम होकर आओ। पारस उसके दिमाग से निकलकर एल्पा की आवाज़ और लहजे को याद करने लगा। सानी ने कहा, दरअसल मैं एल्पा की मौजूदा आवाज़ और लहजे से आशना नहीं थी, इसलिए उसके दिमाग में जाने का ख्याल ही फजूल था। आज वह हिप्नोटाइज करने के लिए मेरे अंदर आकर बोलती रही थी, इसलिए ये मुझे याद है। मैं जा रहा हूँ। अगर उसका दिमाग कमज़ोर हो चुका है तो कामयाबी होगी। फिर वो कामयाब हो गया। एल्पा के दिमाग में जगह मिल गई थी। सानी पारस के अंदर थी। खुश होकर बोली, ये तो कमाल हो गया। हाँ, मगर ये बेहोश है। इसके तमाम ख्यालात थम गए हैं, ये सोचने के काबिल नहीं है। क्या ये वाकई एल्पा है? तुम इसकी आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर आए हो। ये एल्पा ही है। हमें इसके होश में आने का इंतज़ार करना होगा। पता नहीं ये कहाँ बेहोश पड़ी है, अस्पताल में, अपने घर में, या किसी दुश्मन के शिकंजे में। अपने आप से बेखबर है। जहाँ भी है अब हमारी गिरफ्त में रहेगी। पारस अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर होकर बोला, इसके होश में आने तक मैं गुस्ल करके फारिग हो जाऊंगा। मुझे भूख भी लग रही है। तुम फ्रेश हो जाओ, आराम से खाते पीते रहो। मैं एल्पा के पास जाती रहूंगी। पारस एक कार की पिछली सीट पर था। बाबा साहब के दायरे का एक सुराग रसा उसे अपने बंगले के पोर्च तक लाया था। उस वक्त पारस पिछली सीट पर सो रहा था और सानी उस पर तनवीमी अमल करती रही थी। वो कार से निकलकर बंगले के अंदर आकर सुराग रसा से बोला, मेरे लिए शेविंग का सामान और जीन्स और शर्ट खरीद कर ले आओ। मैं गुस्ल करने के बाद कुछ खाना भी चाहूँगा। वो एक बेड पर आकर लेट गया। एल्पा ने बॉबी स्मिथ पर बहुत पहले तनवीमी अमल करके उसे अपना मामूल बनाया था। इस तनवीमी अमल का असर ज़ायल हो चुका था। इसके बावजूद वह एल्पा से वफादारी कर रहा था। पिछले 12 घंटों से अस्पताल में था। अपनी मालकन के, अपनी माशूका के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। जैकब रॉबिन ने एल्पा, बॉबी और जैकी हंटर के सरों के पिछले हिस्सों में एक एक कील पेवस्त की थी। दुनिया का कोई टेलीपैथी जानने वाला उनके दिमागों में नहीं आ सकता था, लेकिन जख्मी एल्पा के सर की मरहम पट्टी करने वाला डॉक्टर ये नहीं जानता था। उसने वो कील उसके सर से निकाल दी थी। अब बॉबी को यही फिक्र थी कि ऐसी हालत में कोई भी दुश्मन उसके अंदर आएगा तो वो अपनी एल्पा को किस तरह उससे महफूज रखेगा। उसे महफूज रखने की कोई तदबीर जहन में नहीं आ रही थी। उसे यह भी फिक्र थी कि उसकी तवील बेहोशी के बायस वो जैकी हंटर की पूरी तरह निगरानी करने के लिए उसके साथ बंगले में नहीं रह सकता। वैसे वो जैकी हंटर को शराब की कई बोतलें देकर बहलाने के बाद उसे बंगले में कैद कर चुका था। उसके तमाम दरवाज़ों को मुकफ्फल कर चुका था। वो पारस के बारे में ये नहीं जानता था कि एल्पा ने उसे मामूल बनाकर कहाँ कैद किया है। पहले यह जानना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब एल्पा की हालत ऐसी नहीं थी कि वो पारस को काबू में रख पाती। बॉबी उस कैद खाने में पहुंचकर पारस को अपनी निगरानी में कैदी बनाकर रखना चाहता था, और ये तभी मुमकिन था जब एल्पा होश में आकर उसे कैद खाने का पता बताती।
वो कभी अल्पा के कमरे में रहता, कभी किसी न किसी डॉक्टर के चैम्बर में आकर बैठ जाता। उनसे पूछता था आखिर वो कब होश में आएगी। आप सब काबिल डॉक्टर्स हैं, क्या किसी तदबीर से उसे होश में नहीं ला सकते? हम उसे दवाएं दे चुके हैं, ये कुदरती बेहोशी है। कुदरती तौर पर होश में आएगी तो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। एक नर्स ने आकर बॉबी से कहा, आपकी मिसेज को होश आ गया। बॉबी एक डॉक्टर के साथ तेज़ी से चलता हुआ अल्पा के कमरे में आया। उसने बॉबी को देखकर कहा, ओ गॉड बॉबी, मैं जिंदा हूँ। मुझे वो एक्सीडेंट याद आ रहा है। होश खोने से पहले मैंने सोचा था कि जिंदा नहीं बचूंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा है। यहाँ आओ, मुझे छूने दो, मुझे यकीन करने दो। बॉबी ने करीब आकर उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। डॉक्टर ने कहा, प्लीज़ पहले मुझे चेक करने दें, आप जिंदा हैं और जिंदा सलामत रहेंगी। बॉबी एक तरफ हट गया। डॉक्टर उसका मुआयना करने लगे। कहने लगा, आपको गहरे जख्म लगे हैं। आप 2-4 हफ्ते बेड पर आराम करती रहें, फल खाती रहें, दूध पीती रहें। आप जिस कदर अपना ख्याल खुद रखेंगी उतना ही जल्दी अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगाकर चला गया। अल्पा ने नर्स से कहा, तुम भी जाओ। वो चली गई। उसने बॉबी से पूछा, अभी दिन है या रात? एक रात गुजर चुकी है, ये दूसरा दिन है। तुम 13 घंटे के बाद होश में आई हो। वह हैरानी से बोली, 13 घंटे? इतनी देर में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? गड़बड़ हो चुकी है, तुम्हें एक नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर तुम्हारे सर के जख्मों की मरहम पट्टी कर रहा था, तब उसे तुम्हारे सर की कील दिखाई दी। उसने समझा कि कार के हादसे में वो कील पेवस्त हो गई है। उसने वो कील निकाल दिया। नहीं, वह चीख मारकर उठना चाहती थी मगर सर चकरा गया। बॉबी ने उसे थामकर दोबारा लिटाया। वो एक हाथ से उसका गिरेबान पकड़कर बोली, तुमने वो कील निकालने क्यों दी? डॉक्टर को क्यों नहीं रोका? तुम मुझसे दुश्मनी कर रहे हो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम बेवफाई कर रहे हो। प्लीज़ मुझ पर शुबा ना करो। उस वक्त मैं यहाँ मौजूद नहीं था, ये नहीं जानता था कि तुम एक हादसे के नतीजे में अस्पताल पहुँच गई हो। तुम झूठे हो। तुम मेरे सर से कील निकालने का तमाशा चुपचाप देखते रहे। तुमने तमाम टेलीपैथी जानने वालों के लिए मेरे दिमाग का दरवाज़ा खोल दिया। फॉर गॉड सेक मुझे झूठा और बेवफा न कहो। तुमने मुझे हिप्नोटाइज करके अपना मामूल बनाया था। तुम्हारे तनवीमी अमल का असर खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारा मामूल नहीं हूँ, इसके बावजूद वफादार हूँ। कल से यहाँ तुम्हारे पास बैठा हुआ हूँ और जब तक तुम दिमागी तवानाई हासिल नहीं करोगी, जब तक ख्याल ख्वानी करने के काबिल नहीं हो जाओगी, तब तक मैं तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। वो सुन रही थी, उसकी बातों से कायल हो रही थी। ये समझ रही थी कि अचानक अपनी गैर मामूली कुव्वतों से महरूम हो गई है। दुश्मनों को दिमाग में आने से नहीं रोक सकेगी और पता नहीं कितने दिनों बाद ख्याल ख्वानी कर सकेगी। ऐसे वक्त बॉबी जैसे वफादार बॉडीगार्ड पर भरोसा करना पड़ेगा। उसने पूछा, जैकी हंटर कहाँ है? तुम उसे छोड़कर कल से यहाँ हो, क्या उसकी खबर ली है? मैं उससे गाफिल नहीं हूँ। उसे बंगले में कैद किया है, वो बाहर नहीं निकल सकेगा। पारस अल्पा के अंदर पहुंचा हुआ था। उन दोनों की बातों से पता चला कि जैकी हंटर को एक बंगले में कैद किया गया है। पारस को उसके चोर ख्यालात से उस बंगले का पता मालूम करने में देर नहीं लगी। ये भी मालूम हुआ कि ट्रांसफॉर्मर मशीन का नक्शा उस बंगले में है और उसकी एक कार्बन कॉपी अल्पा के खुफिया महलनुमा बंगले में है। अल्पा ने कहा, तुम्हारे और जैकी हंटर के सरों में कीलें पेवस्त रहेंगी तो मैं तुम दोनों के दिमागों में नहीं आ सकूंगी। तुम दोनों वो कीलें निकाल कर फेंक दो। ये क्या कह रही हैं? दुश्मन हमारे दिमागों में आने लगेंगे। जैकी हंटर के ख्यालात पढ़कर मालूम कर लेंगे कि तुमने उसे कहाँ छुपाया है और किस खुफिया अड्डे में ट्रांसफॉर्मर मशीन बनाई जा रही है। मैं कुछ नहीं जानती। तुम दोनों मेरे खास मातियत हो। तुम दोनों के ख्यालात पढ़ते रहना मेरे लिए ज़रूरी है। सिर्फ हमारे ख्यालात पढ़ने के लिए तुम दुश्मनों को नज़रअंदाज करियो। क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? ठीक है, जैकी पर ना हो, मुझ पर तो भरोसा होना चाहिए। बहस ना करो, तुम मेरे वफादार हो, जो कह रही हो वो करो। मैं वफादार हूँ, मामूल नहीं हूँ। मेरी वफादारी का तकाजा है कि मैं तुम्हें गलत फैसलों से बाज रखूँ। मैं आज कमज़ोर हो गई हूँ तो तुम मेरे फैसले को गलत कह रहे हो, मुझसे बहस कर रहे हो। प्लीज़ अहम मसाइल पर बातें करो। मुझे बताओ, पारस को कहाँ कैद किया है? वो जहाँ भी है उस कैद खाने से निकल नहीं सकेगा। तुम उसकी फ़िक्र ना करो। कैदी को हर तरह से जकड़ने के बाद भी उसकी खबर रखी जाती है। तुम ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसके बारे में कुछ मालूम नहीं कर सकोगी। वो बहुत मकार है, उसकी तरफ से मुतमईन नहीं रहना चाहिए। मुझे बताओ कैद खाना कहाँ है, मैं वहाँ जाकर और सख्त इंतजामात करूँगा। मैं कह चुकी हूँ, पारस की फ़िक्र ना करो। मैं कल तक ख्याल ख्वानी के काबिल हो जाऊँगी। पारस की निगरानी करती रहूँगी, उसके दिमाग में और तुम सबके दिमाग में रहा करूँगी। तुम पर और जैकी हंटर पर तनवीम अमल करूँगी तो तुम दोनों के दिमागों में मेरे सिवा कोई नहीं आ सकेगा। मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ, तुमसे ज़्यादा तजुर्बेकार हूँ। वह फल खा रही थी और दूध पी रही थी। जल्द से जल्द तवानाई हासिल करना चाहती थी। वो अपनी आदत से मजबूर थी। बॉबी तो क्या अपने साय पर भी भरोसा नहीं करती थी। उसने कहा, बॉबी, बुरे वक्त में ही अपने वफादारों को पहचाना जाता है। मुझे यकीन है तुम अभी अपनी वफादारी का सबूत दोगे और अपने सर से कील निकालोगे। वो अपनी जगह से उठकर बोला, यहाँ कोई दुश्मन आएगा तो मैं तुम्हारी सलामती के लिए उससे लड़ते हुए जान दे दूंगा, ये वफादारी होगी। लेकिन तुम्हारे लिए कुएं में कूद कर जान दूंगा तो ये सिर्फ एक हमाकत होगी। मेरे सर से कील निकालना दुश्मनों को जानबूझकर अपने दिमाग में आने की दावत देना कुएं में कूदने के मुतरादिफ है। तुम मुझसे ऐसी हमाकत की तवक्को ना करो। तुम मेरा हुक्म मानने से, वो कहते कहते रुक गई। फिर बोली, मुझसे मोहब्बत करते हो और मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हो। आओ यहाँ बैठो, मेरी खुशी के लिए सर से कील निकालो। सॉरी, मेरा इनकार अभी तुम्हें बुरा लग रहा है,
तुम्हारे चेहरे से गुस्सा जाहिर हो रहा है, लेकिन बाद में तुम मेरी दानिशमंदी को तस्लीम करोगी। अब मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी, तुम्हें दिखाऊंगी कि अस्पताल के बेड पर रहकर किस तरह इसराइली काबरीन से काम लेती हूँ और तुम्हें आर्मी इंटेलिजेंस से बाहर निकालती हूँ। आज से तुम बहुत बदतरीन ज़िंदगी गुजारने वाले हो। यू गेट आउट। बॉबी कमरे से चला गया। एल्पा आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गई। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। राब्ता होने पर उसने कहा, अपने आला अफसर से बोलो एल्पा फ़ोन पर है, फ़ौरन मुझसे बात करें। चंद सेकंड के बाद ही कमांडर इन चीफ की आवाज़ सुनाई दी। हेलो मैडम, आप फ़ोन पर बोल रही हैं? आप तो मेरे दिमाग में आया करती हैं। मैं अभी ख्याल खाने के काबिल नहीं हूँ। तुम जानते हो मेरा असल चेहरा कोई नहीं पहचानता और कोई मेरा पता ठिकाना नहीं जानता। मैं अभी मुसीबत में हूँ। तुम्हें अपना राजदार बनाना चाहती हूँ। क्या अभी मेरे पास आओगे? आप मुझे राजदार बना रही हैं, ये मेरी खुशनसीबी है। मैं अभी आऊँगा। एल्पा ने अस्पताल का पता बताकर कहा, यहाँ आने से पहले बॉबी स्मिथ को मौजूदा स्पेशल सिक्योरिटी अफसर के ओहदे से हटाने के कागजात ले आओ और अस्पताल में अपने खास आर्मी जवानों की ड्यूटी लगाओ। बॉबी स्मिथ को मेरी सेहतियाबी तक कहीं नज़र बंद रखो। दुश्मन से ज़्यादा मुझे सिक्योरिटी अफसर से खतरा है। तुम जल्द से जल्द कार्रवाई करो। उसने अस्पताल का फ़ोन बताकर रिसीवर रख दिया। आधे घंटे के बाद ही फौज का वो आला अफसर अस्पताल पहुंच गया। एल्पा के कमरे में आकर उसे सलूट करते हुए बोला, मैडम, मैंने बॉबी स्मिथ के खिलाफ कागजात तैयार कराए हैं। वो जहाँ भी होगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या वो यहाँ नहीं है? यहाँ नज़र नहीं आ रहा। मैंने उसके मोबाइल फ़ोन पर रब्ता किया था मगर उसने फ़ोन बंद कर रखा है। ऑफिसर, मेरे को खुफिया बंगले का और रॉबिन्सन स्ट्रीट के एक बंगले का पता नोट करो। वहाँ सख्त पहरा लगा दो। दोनों बंगलों के अंदर किसी को जाने ना दो। अगर कोई अंदर हो तो उसे बाहर ना आने दो। आला अफसर ने पता नोट करके फ़ोन पर अहकामात सादिर किए। फिर एल्पा से कहा, मैडम, आप किसी के सामने नहीं आती, मेरा सामना कर रही हैं। आपका एतमाद जो मुझ पर है मैं उसे हमेशा कायम रखूँगा। वो बोली, मुझसे वफादारी करने वाले तमाम उम्र बेइंतहा दौलत से खेलते रहते हैं। फ़ोन की घंटी बजने लगी। एल्पा ने रिसीवर उठाकर सुना। फिर आला अफसर को रिसीवर देते हुए कहा, तुम्हारा फ़ोन है। उसने फ़ोन लेकर कान से लगाया, फिर यूं हूँ हाँ करने लगा जैसे दूसरी तरफ की बातें सुन रहा हो। फिर उसने रिसीवर रखकर कहा, मैडम, वो बॉबी आपसे धोखा कर रहा था। क्या वो पकड़ा गया है? जी हाँ, वो आपके खास बंगले में घुस गया था। एक सेफ खोलकर ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा चुरा रहा था। एल्पा ने चौंक कर पूछा, क्या बॉबी सबको बता चुका है कि वो ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा है? जल्दी करो, अभी जाओ। उस नक्शे को किसी के हाथ ना लगने दो। वो किसी के हाथ नहीं लगेगा। आगे सुनिए। फौजी जवान रॉबिन्सन स्ट्रीट के बंगले में गए थे। वो बाहर से बंद था। दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाने से जैकी हंटर दिखाई दिया। उसे गिरफ्तार करके उसकी बेटी डायना के पास पहुंचाया जा रहा है। एल्पा ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? डायना के पास उसे क्यों पहुंचाया जा रहा है? वो दोनों बाप बेटी अपने वतन अमेरिका वापस जाएंगे और ट्रांसफार्मर मशीन का वो नक्शा बाबा साहब के इदारे वाले ले जा रहे हैं। वो इदारे वाले कहाँ से आ गए? जहाँ से पारस आया है। एल्पा खौफजदा होकर शदीद हैरानी से दीदे फाड़ फाड़ कर उस आला अफसर को देखने लगी। फिर उसने बेयकीनी से पूछा, तुम तो मेरे मामूल और ताबेदार बन चुके थे। मैं चाहूँ तो तुम्हें अपनी मामूल और महकूमा बना सकता हूँ, मगर इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी यह है कि मैं तुम्हें कभी दिमागी तवानाई हासिल ना करने दूँ। अब तुम ख्याल ख्वानी करना भूल जाओ। मेरे हुक्म की तामील करो। उठो और नाचो, नाचो छमिया नाचो।